पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण मुलाकातें की। क्या इन मुलाकातों से ममता बनर्जी ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अपना रोड मैप आगे बढ़ा लिया है? आज की इस रिपोर्ट में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ममता बनर्जी की राह में आगे और क्या क्या बाधाएं हैं। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 5 दिवसीय दिल्ली दौरे से पहले ऐसा माहौल बना दिया गया था कि दिल्ली में बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है और विपक्ष का नेता कौन होगा, इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। ममता बनर्जी बड़ी उम्मीदों और आशाओं के साथ दिल्ली आई, लेकिन केंद्र की राजनीति के विपक्षी महारथियों ने उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साफ संकेत दे दिए कि अभी उनसे पहले कई लोग कतार में लगे हैं। लेकिन ममता बनर्जी भी योद्धा हैं। वह दिल्ली की राजनीति कई वर्षों तक कर चुकी हैं, इसलिए जानती हैं कि यहाँ वापस से जगह बनाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए दीदी ने तय किया है कि वह हर 2 महीने में दिल्ली आएंगी ताकि उनकी सक्रियता यहाँ बनी रहे। यहाँ विपक्ष को एक बात जान लेनी चाहिए कि यदि वह ममता बनर्जी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है तो ममता बनर्जी भी उनमें से किसी को आसानी से अपना नेता मानने को तैयार नहीं होंगी। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात के बाद भले कह दिया हो कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा यह मुद्दा ही नहीं है और वक्त आने पर नेता का नाम तय हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि असल मुद्दा नेतृत्व ही है और इस बात को लेकर विपक्षी दलों के बीच अच्छी खासी खींचतान भी है। जरा टाइमिंग पर गौर कीजिएगा। जिस समय मोदी सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी विपक्ष के नेताओं से बातचीत के लिए दिल्ली आई, ठीक उसी समय कांग्रेस बेहद सक्रिय हो गई। राहुल गांधी और कांग्रेस के आला नेता लगातार विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और मीडिया को भी संयुक्त रूप से संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय राजनीति की परिदृश्य से एकदम गायब थे। भले यह कहा जा सकता है कि अभी संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए कांग्रेस को सक्रिय होना ही था, लेकिन जानकार सूत्रों का यही कहना है कि कांग्रेस की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से ममता बनर्जी को संदेश दिया गया है कि बिना उसकी भागीदारी और बिना उसके नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन बन ही नहीं सकता, बन भी गया तो चल नहीं सकता। भारत का राष्ट्रीय राजनीतिक इतिहास भी यही कहता है कि कांग्रेस ने अपने समर्थन से चलने वाली किसी भी सरकार को कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया है। हाँ, कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकारें जरूर अपना कार्यकाल पूरा कर पाई हैं। खैर, ममता बनर्जी पर ही केंद्रित रहा जाए तो यह साफ दिख रहा है कि 3 बार बंगाल का मैदान जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने इस बार अपने लिए बड़ा लक्ष्य तय कर लिया है। इसके लिए उन्होंने रणनीति बनाकर मेहनत भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और किसी सुझाव को वह भले नहीं माने, लेकिन आत्मनिर्भर बनने का मोदी का रास्ता उन्हें जरूर भा गया है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस हिंदी पट्टी के राज्यों में अपना आधार बढ़ाने के लिए जल्द ही वहां चुनावी मैदान में उतरेगी। तृणमूल कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि पश्चिम बंगाल के बाहर भी चुनाव जीता जाए, जिससे समय आने पर अन्य दल उसके नेतृत्व में या उसके साथ खड़े हो सके। देखा जाए तो राजनीति में महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है और शीर्ष पद की आकांक्षा सबको रखनी ही चाहिए, लेकिन आकांक्षा रखने और लोगों की आकांक्षा पूरी करने में बड़ा फर्क होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में आज कई समस्याएं हैं और वर्तमान सरकार की ओर से कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाना अभी बाकी है। ऐसे में विपक्ष की ओर से यदि देश के सामने विकल्प पेश करने का प्रयास किया जा रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन विपक्ष को समझना होगा कि सिर्फ मोदी विरोधी एजेंडे के जरिए ही भाजपा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। भाजपा का मुकाबला करना है तो आपको जनता के सामने इस बात की रूपरेखा पेश करनी होगी कि वर्तमान चुनौतियों और समस्याओं से वह कैसे निपटेंगे। साथ ही विपक्षी दलों को समस्याओं का हल निकालने का अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी जनता को बताना होगा, क्योंकि इस देश ने देखा है कि कैसे किसानों की कर्ज माफ़ी या अन्य लोक लुभावन वादों के सहारे सत्ता हासिल करने वाले दल बाद में अपने वादों पर चुप्पी साध जाते हैं। विपक्ष को यह बात भी समझनी होगी कि नेतृत्व के लिए उसके बीच जितना झगड़ा होगा वह उसके लिए उतना ही नकारात्मक सिद्ध होगा, क्योंकि जनता कभी नहीं चाहेगी कि वह एक स्थिर सरकार को हटाकर ऐसी सरकार ले जाए
जिसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नेता आपस में ही भिड़ते रहे। देश की जनता को आज पूर्ण बहुमत की सरकार द्वारा लिए जाने वाले कड़े और बड़े फैसलों के महत्व, परिणाम और उसके आनंद का पता लग चुका है। इसलिए अब केंद्र में दोबारा से गठबंधन सरकार का बनना बेहद मुश्किल है। जनता यह भूली नहीं है कि साल 2011 में अपने एक संवाददाता सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भ्रष्टाचार संबंधी सवाल के जवाब में कहना पड़ा था कि गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरी होती है। उन्होंने कहा था, अगर हर एक बात पर कार्रवाई होने लगे तो हर 6 महीने में चुनाव कराने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति को इस देश की जनता ने देखा है, भुगता है और उसे सब कुछ याद भी है। इसलिए सरकार चलाने के लिए सहयोगी दलों को जनता के पैसे की लूट करने की छूट देने का अवसर अब किसी दल को नहीं मिलने वाला। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस भले तकनीकी लिहाज से राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता रखती हो, लेकिन उसका गठन क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो अपनी जनता के भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति एक अलग विषय है। इसलिए अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा रखती हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि आर्थिक, विदेश, रक्षा आदि गंभीर मुद्दों पर तृणमूल कांग्रेस की क्या सोच है और क्या नीति है। सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी आदि जैसे विषयों पर सरकार को घेर कर सत्ता पाने का लक्ष्य आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन एक तो जरूरी नहीं कि इसके आधार पर सफलता मिल ही जाए। दूसरा, इस आसान रास्ते से देश का भला नहीं होता, क्योंकि जो नेतृत्व की आकांक्षा रखता है उसकी सोच और नीति पहले से स्पष्ट नहीं है तो वह भी अपने पूर्ववर्ती की तरह बस सत्ता सुख भोगता रहता है। बहरहाल आज ममता बनर्जी ने कई और मुलाकातें की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से क्या कहा, और ख़ासतौर पे जब उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए वह दिल्ली आती रहेंगी, तो एक सवाल यह भी उठा कि पश्चिम बंगाल में क्या वास्तविक लोकतंत्र है? वहाँ पर मानवाधिकारों का जो हनन हुआ उस पर उन्होंने दिल्ली में एक भी शब्द नहीं कहा। यह अपने आप में एक बड़ा गंभीर प्रश्न भी है। आइए आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी ने जब मीडिया से बातचीत की आज तब क्या कहा। लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलकर एक साथ पे काम करेगा। देश सबसे बड़ा जगह है काम करने का। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। तो लोकतंत्र बचाओ, देश को बचाओ, दिस इज आवर स्लोगन। And let us do the work for farmers, laborers, unemployed youth and other also. फार्मर्स के लिए भी हमारा पूरा सपोर्ट है, रहेगा भी। हम पहले बात भी किया है। हमने सोचा कि 2 महीना का अंदर एक बार आएंगे काम करके। हमारा उधर में भी बहुत बारिश हो रहा है, जैसे हॉट स्टेट में मुंबई में भी बहुत बारिश हुआ है, बहुत सारे आदमी को मौत हुआ है। हम दुखी है इसी के लिए। हमारा स्टेट में भी बहुत बार हो रहा है, बारिश हो रहा है। पता नहीं है वो फ्लड का लाइक सिचुएशन भी हो गया है, हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसी के लिए वापस जाके उसको हमको करना पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।